ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसमें कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर है, सब क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द कंट्रीज इज द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सा है दुनिया में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश? कौन सा है? चाइना। चाइना है? यूएसए? नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया है। सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वूल जो है पूरे वर्ल्ड का ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज द डेयरी ये सब है वहां पे। हाँ, तो वूल जो है सबसे बिगेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड? चाइना, इंडिया, यूएसए, रसिया? चाइना है इसका आंसर, चाइना। हालांकि अभी कॉटन टेक्सटाइल और कॉटन में अगर देखोगे, कॉटन में है सो इंडिया बिगेस्ट हो गया है ना, चाइना को ओवरटेक करके, है ना। अभी जो रिसेंट जो डेटा है उसमें इंडिया है सो कॉटन टेक्सटाइल नहीं, कॉटन के प्रोडक्शन टेक्सटाइल में अभी भी है सो चाइना रहेगा। ठीक है ना। रॉ मटेरियल जो है कॉटन में इंडिया है, बट टेक्सटाइल में है सो चाइना है। मेन इसी हालांकि ये सब एग्जाम में कई बार पूछता है तो है, लेकिन डेटा कई बार आपको एक्यूरेट मिलता नहीं है। करंट में जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा सत्य नहीं है? ओसाका इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। All the center of iron and steel industry in Japan are located at southern coastal region. Northern Kyushu of Japan is known for the cotton textile industry. Japan is a leading country in Eastern Asia for ship industry. हाँ, जापान? अच्छा, जापानीज सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, इसका आंसर बी है, बी इनकरेक्ट। बाकी तीनों सही है। देखो, ये जो ओसाका है ना, इट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ओसाका कहाँ पे? तो जापान में एक सिटी है। ठीक है, जापान में सिटी है। ये जो मैनचेस्टर जो है सो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है ना। मैनचेस्टर एक सिटी है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। और किस वजह से फेमस है? तो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सो सबसे ज्यादा यहाँ पे, है ना, था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इस वजह से जो है मैनचेस्टर जो है सो काफी फेमस जो है सो हो गया। तो इसी वजह से कोई भी ऐसा सिटी जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफी ग्रो कर जाता है तो उसको एज ए मैनचेस्टर हम लोग उसको रेफर कर देते हैं, है ना। तो याद रखना। तो ओसाका है सो जापान में, इट इज रेफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, जापान इज ए लीडिंग कंट्री इन ईस्टर्न एशिया फॉर शिप इंडस्ट्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। शिप बिल्डिंग है सो काफी ज्यादा होता है वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ तो क्या होगा? Which one of the following countries has a market-based steel industry? निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? जर्मनी, इंग्लैंड, इंडिया, जापान? इस पे आंसर क्या होगा इसका? जापान। बाकी लोग? जापान? हाँ, जापान ही होगा। जापान इसका राइट आंसर है। इसका रीजन क्या है? देखो, मार्केट बेस्ड स्किल इंडस्ट्री बोला जा रहा है, मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री, है ना। तो मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है, मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री, मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री, देखो वैसा देश जिसके पास खुद का रॉ मटेरियल्स जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो मार्केट से परचेज करके और फिर उसको प्रोसेस करके, है ना, इंडस्ट्रीज में फिर उसको बेचेगा, तो जापान यही करता है। ठीक है,
जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, उसके पास बहुत ज्यादा अभाव है, खास करके कोयले का, है ना, आयरन ओर का, मेटल्स मिनरल्स ये सब का बहुत ज्यादा अभाव है। लेकिन उसके पास क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। ठीक है, जापान अपने टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है। तो इस वजह से जापान क्या करता है कि पूरे कंट्री, खास करके इंडिया से और भी जो एशियन कंट्रीज आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां से रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करता है। ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा और उससे फिर हाई क्वालिटी स्टील बना देगा, है ना, उस हाई क्वालिटी स्टील को एक्सपोर्ट कर देगा। या फिर जापान में जो भी ऑटोमोबाइल्स का जो देखते हो, जो भी मेजर कंपनीज है जैसे कि सुजुकी है, जापानीज कंपनी है ना, तो वहां पे फिर उसको ऑटोमोबाइल्स में कन्वर्ट करके और पूरे ग्लोबली है सो एक्सपोर्ट कर देगा। तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं मार्केट बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना। तो जापान इसका है सो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, हाँ कई सारे मतलब मेजर, जैसे शिपिंग में भी जाओगे तो एनवाई की शिपिंग लाइन है, वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वर्ल्ड का शिपिंग लाइन है। कॉस्को शिपिंग है, कॉस्को मतलब जापान का सबसे बड़ा शिपिंग लाइन है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जापान का जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में अच्छा खासा उसका कंट्रीब्यूशन है। जापान का जो नंबर है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, जीडीपी में कौन सा थर्ड है, आई थिंक पहला यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे जर्मनी है और फिफ्थ पे इंडिया है ना। यूके था पहले तो उसको इंडिया रिप्लेस कर दिया। तो जापान सोचो कितना छोटा, मतलब एक देश आइलैंड होकर के और पूरे वर्ल्ड में है सो थर्ड नंबर पे है जीडीपी में। तो कितना ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग और उसका इंडस्ट्रियल बेस कितना ब्रॉड है, जबकि उसके पास रिसोर्सेस भी नहीं है ना। तो वो अपने नॉलेज पे, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर है सो इतना ज्यादा अर्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वूल प्रोड्यूसिंग सेंटर बिलोंग्स टू द जर्मनी। जर्मनी में कौन सा है सो ऊन उत्पादक केंद्र है। ठीक है, ये सब रटने वाला सवाल है यार, इसमें क्या दिमाग लगाना है। ऊपरटल, ठीक है, कोई वनडे एग्जाम का सवाल है। और द लोकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट द प्राइमरी कंसिडरेशन। निम्नलिखित में से किस उद्योग के स्थान के लिए कच्चे माल की उपलब्धता प्राथमिक विचारणीय विषय नहीं है। आयरन एंड स्टील, शुगर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। कितने लोग आंसर सी कर रहे हैं, हैंड रेस करो। तो तुम्हारा तीन, चार, और शुगर पे कितने लोग हैं, बी पे एक, आयरन में नहीं, इसका जो राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सी इज द राइट आंसर। सवाल क्या है, फॉर द लोकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट द प्राइमरी कंसिडरेशन। इसका आंसर सी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब ऐसा सवाल जो है आपको एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जहां मन हुआ वहां इंडस्ट्री खोल देते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या सब फैक्टर्स होता है, देखो, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन, पहला है, इसको नोट कर लो, रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, दूसरा proximity to the market, proximity to the market। ठीक है, थर्ड लेबर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल सप्लाई, कैपिटल सप्लाई। नेक्स्ट एनर्जी अवेलेबिलिटी, एनर्जी अवेलेबिलिटी। ठीक है, सिक्स्थ, बाकी अगर उसका कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है,
तो वहां पे इंडस्ट्रीज जो है सो लगाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बेसिकली पहला और दूसरा फैक्टर पे सबसे ज्यादा। ठीक है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी और प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, है ना, इसको नोट कर लियो। देखो, रॉ मटेरियल्स मतलब कोई भी इंडस्ट्री है तो वो क्या करेगा, प्राइमरी सेक्टर से है सो रॉ मटेरियल लेता है, फिर उसको है सो वैल्यू एडिशन करेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा और फिर उसको बाजार में मार्केट में बेच दिया जाएगा, है ना, यही होता है इंडस्ट्रीज का। तो रॉ मटेरियल्स जो है सो दो तरह के क्लासिफाई किए जाते हैं, बताओ कौन सा? रॉ मटेरियल्स का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेट लूजिंग, नॉन वेट लूजिंग। ये क्या आवाज कर रहा है? अच्छा हाँ हाँ, बाहर हवा बहुत तेज चल रहा है। नॉन वेट लूजिंग, वेट लूजिंग जो है रॉ मटेरियल्स होगा, कुछ नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स होगा। इसका मतलब क्या है? वेट लूजिंग का मतलब होता है ना, these materials will lose weight after processing in the industry, after processing in the industry। इसको लिख लो, फिर समझा देंगे। यहां पे क्या होगा, here the final product or the finished product gains weight। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज कि एक जो है ना ट्रक है, ठीक है, ट्रक है, और ये जो है सो रॉ मटेरियल से सब कैरी करता है, तो ये है सो हल्का सामान को ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट करेगा कि भारी सामान को ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट करेगा? भारी को। मतलब कि अगर कॉस्ट देखा जाए, है ना, लागत देखा जाए, तो लागत किसमें ज्यादा आएगा, हल्के सामान को पहुंचाने में कि भारी सामान को पहुंचाने में? हल्के सामान को पहुंचाने में ज्यादा लागत आएगा, भारी को ना। अरे जितना ज्यादा वेट रहेगा उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, है ना। अब जैसे कुरियर करते हो कहीं पे, तो वो वेट करता होगा कि अगर आधा किलो का है तो कम चार्ज लेगा, 1 किलो का है वेट के हिसाब से। तो सपोज कि यहाँ पे क्या है कि वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है, दैट मीन्स कि कोई अगर इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, और यहाँ पे हमने कुछ रॉ मटेरियल्स को है सो इंट्रोड्यूस किया और बाहर से फिनिश्ड प्रोडक्ट हमने निकाला, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है सो रॉ मटेरियल से हल्का है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो इंडस्ट्री लगाया जाएगा, ये अगर जहां पे रॉ मटेरियल्स पाया जाता है उसके पास में लगाया जाएगा, ताकि हल्का सामान फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको आराम से ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज कि ऐसा हो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि रॉ मटेरियल से ज्यादा हेवी हो जाए, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? तो एक बात समझ लो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है सो हमेशा मार्केट में भेजा जाता है ना, उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि मार्केट, बाजार में उसको सेल करना है। तो वैसा जो इंडस्ट्री होगा वो मार्केट के पास में होगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे हमको बचाना है। देखो, कोई भी इकोनॉमी में कोई भी एक्टिविटी होता है तो कॉस्ट के पैरामीटर को देखना पड़ता है कि कॉस्ट जो लागत है वो कितना कम से कम लागत में हम है सो अपने कस्टमर के पास में प्रोडक्ट को पहुंचाएं। अगर हम लोग कॉस्ट नहीं देखेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा और फिर कस्टमर्स उसको बाय नहीं करेगा। तो कॉस्ट इफिशियंसी के हिसाब से हम लोग इंडस्ट्रीज को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे उसको बैठाना है, ये सब चीज हम लोग डिसाइड करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है। वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल जैसे कि शुगर इंडस्ट्री,
शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज, कोल बेस्ड, ठीक है। तो आप पाओगे कि ये सभी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये हमेशा जहां पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होगा उसी के पास में लगाया जाएगा। क्यों? अगर सपोज कि शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें 10 किलो शुगर का उत्पादन करना है तो उसके लिए कितना क्विंटल हमें चाहिए होगा शुगर केन, है ना। अब पता चला कि शुगर केन का उत्पादन है सो यूपी में हो रहा है और शुगर का रिक्वायरमेंट दिल्ली में है, तो दिल्ली में जाके शुगर केन का प्लांट लगा, ये फैक्ट्री लगा दी है शुगर इंडस्ट्री। ऐसा पॉसिबल, ऐसा सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि शुगर केन को वहां पे पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर हम लोग जहां पे शुगर केन को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी एरिया में अगर हम लोग शुगर इंडस्ट्री लगा दे तो क्या होगा, सीधा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओ शुगर जो कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री है और उसको रेलवे से या फिर ट्रक से सो ट्रांसपोर्ट कर दो। समझ में आ गया? सेम उसी तरीके से आयरन स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री में क्या होगा कि बहुत सारे कंपोनेंट्स यानी कि आयरन और उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे कई सारे इंप्योरिटीज को हटाया जाता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, सपोज कि अगर हमने 1 टन जो है स्टील का अगर हमने प्रोडक्शन किया तो वो 1 टन स्टील के प्रोडक्शन में हो सकता है कि 40-50 टन जो है सो आयरन ओर का इस्तेमाल हुआ हो, उतना ही इक्विवेलेंट कोयला का इस्तेमाल हुआ हो। समझ में आया? इसी वजह से जो भी इंडस्ट्रीज जिसका फिनिश्ड प्रोडक्ट अपने रॉ मटेरियल से हल्का होगा तो वैसे इंडस्ट्रीज को हमेशा रॉ मटेरियल्स के पास वाले इलाके में लगाते हैं। इसीलिए देखना कि शुगर केन जहां पे सबसे ज्यादा उगाया जाएगा वहीं पे शुगर मिल भी रहेगा, जहां पे आपको कोल आयरन ओर का माइंस रहेगा वहीं पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज रहेगा। झारखंड में क्यों है वहां पे आपको इतना सारा बोकारो, जमशेदपुर प्लांट, फिर भिलाई छत्तीसगढ़ में क्यों है, उड़ीसा राउरकेला में क्यों है? क्योंकि ये सभी एक कोल और आयरन ओर का बेल्ट है ये सब, है ना। दिल्ली में क्यों नहीं हम लोग जाके स्टील इंडस्ट्री लगा दिए? क्योंकि वहां पे है ही नहीं अवेलेबिलिटी। अब यहां से अगर आयरन ओर को ढो के दिल्ली ले जाया जाएगा, कोयला को ढो के दिल्ली ले जाया जाएगा, फिर स्टील बनाया जाएगा, तब तो कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाएगा, है ना। तो ये सब फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है कि कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगा। समझ में आ गया? इसका जस्ट अपोजिट होगा जो कि नॉन वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल है उसको ट्रांसपोर्ट करना पाइप से आसान होता है, ठीक है। लेकिन उसको प्रोसेस करोगे, उससे कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स निकालोगे, है ना। जैसे कि उसमें गैसोलीन निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, केरोसिन डीजल निकलेगा, हाई स्पीड डीजल निकलेगा, जो एरो टर्बाइन फ्यूल होता है एटीएफ जो कि हवाई जहाज में यूज होता है वो सब निकलता है। तो उसके हिसाब से जो भी देखोगे जितने भी आपके पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज होते हैं वो मार्केट के नजदीक होते हैं। मार्केट इन द सेंस कि पोर्ट्स, इंडिया के जितने भी कोस्टल एरियाज है आप देखोगे कि रिफाइनरी से भरा पड़ा है। इसके पीछे का वजह क्या है कि इतना ज्यादा रिफाइनरीज, जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स है उसको सीधा जहाज पे लोड करो और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करो। समझ में गया? तो ये सब फैक्टर्स पे जो है आपका डिपेंड करेगा जो इंडस्ट्रीज का लोकेशन क्या होना चाहिए, है ना। सवाल क्या था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रॉ मटेरियल्स के हिसाब से नहीं हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। इसमें क्या है कि इसमें आपको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई स्किल्ड मैनफोर्स चाहिए। तो जहां पे स्किल्ड मैन पावर रहेगा, जहां पे आपको जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहां पे ज्यादा हो रहा होगा, वैसे रीजन में आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है सो फ्लोरिश करेगा। ऐसा नहीं कि जहां पे सिलिकॉन निकाला जाएगा जमीन से वहीं पे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं। क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट अलग है, यहाँ पे आपको स्किल्स का रिक्वायरमेंट है, हाई टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया? तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फुट लूज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। फुट लूज इंडस्ट्रीज का मतलब एक ये लिख लो, है ना। फुट लूज, फुट लूज इंडस्ट्रीज, फुट लूज इंडस्ट्रीज, फुट लूज इंडस्ट्रीज का मतलब जिसका पैर जो है सो फ्री है ना, फिक्स नहीं है। फिक्स मतलब कि सपोज कि जहां पे आयरन ओर मिलेगा वहीं पे इंडस्ट्री लगाएंगे, तो ये है सो फिक्स हो गया ना। फुट लूज का मतलब कि रॉ मटेरियल्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, जहां मन करे वहां लगा दो, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जाके लद्दाख में लगा देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जहां पे स्किल मैन फोर्स जहां पे हो, जहां पे हाई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रहा हो, तो वैसे रीजन में है सो लगाते हैं। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका आईटी सेक्टर, ठीक है। आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स,
फार्मास्यूटिकल्स ये सब भी फुटलूज इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है, क्योंकि ये सब सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्किल इसमें चाहिए होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक ध्यान रखना, एक अगर कभी थ्योरी पूछे इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है सो किसने दिया है, किसी को मालूम है? इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी किसने दिया है? वेबर ने। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे तो याद कर लेना, वेबर ने दिया है। जिसने बताया, वेबर ने बताया कि किसी भी इंडस्ट्रीज को वहां पे लगाया जाएगा जो रॉ मटेरियल्स और मार्केट है ना, उसके बीच का जो है ऐसा कुछ ट्रायंगल रहेगा। सपोज 3 पॉइंट है, ए बी सी, है ना, तो सपोज कि ये ए है, सो वैसा पॉइंट है जहां पे रॉ मटेरियल मिलेगा, है ना, रॉ मटेरियल मिलेगा। ठीक है, बी ऐसा पॉइंट है जहां पे उस इंडस्ट्रीज को हम लोग लगाएंगे, सपोज बी पे लगाएंगे। और सी वैसा है जो कि मार्केट है, मार्केट है। तो इसमें कॉस्ट जोड़ा जाता है कि इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को लाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, फिर वहां से मार्केट तक पहुंचाने में कितना कॉस्ट लगेगा। इनका जो बैलेंस रहेगा उसी हिसाब से हम लोग बी पॉइंट को जो है सो चेंज करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि विदाउट एनी थॉट जो है सो कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्रीज को हम लोग रन करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? तो ये इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी अगर कभी एग्जाम में पूछे कि हु प्रोपाउंडेड द इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, तो वेबर उसका आंसर कर देना, वेबर के द्वारा दिया गया। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे कई बार आप देखिए कि ये सब तो फैक्टर हो गया जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन कई बार वेलफेयर के मोटिव से भी इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार जो है सो बस इकोनॉमिक कॉस्ट को ही देखा जाए। जैसे कि कोई बैकवर्ड एरिया है ना, तो वहां पे अब बिहार में जो है सो रिफाइनरी लगाने का क्या पर्पस, बरौनी में? इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे रिफाइनरी जो है इसलिए लगाया गया ताकि इस रीजन का विकास हो सके, है ना। नहीं तो सबसे अच्छा तो रहता कि आसाम में लगा देते, है ना, वहीं से सब कुछ जो है दिग्बोई से सब कुछ निकल रहा है तेल, कच्चा तेल, और वहीं से रिफाइनरी लगा करके सब जगह रिफाइन ऑयल भेज देते। लेकिन कई बार जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती हैं, उसमें वेलफेयर भी एक एंगल होता है ना। तो वो भी एक नेक्स्ट पॉइंट पहले वाले स्लाइड में ऐड कर लूं, है ना, कि लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। Industrial policies of the government, policies of the government. For example, development in the backward regions, regional development in the backward regions, regional development, regional development in backward regions, in backward regions। समझ में आ गया? तो ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका जो है इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन होगा डिपेंड करेगा। बाकी लेबर सप्लाई जहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे चीप लेबर सप्लाई है, वहां पे आपको इंडस्ट्रीज रहेगा। कैपिटल सप्लाई यानी कि जहाँ पे बैंकिंग का, फाइनेंस का जहाँ पे सबसे अच्छा नेटवर्क रहेगा, वहां पे भी कई सारे इंडस्ट्रीज हैं सो रहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिहार जो है सो वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है इंडिया का। आपको यहाँ से पिक्चर क्लियर हो रहा है कि क्यों बिहार में है सो लीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है। रॉ मटेरियल्स यहाँ पे बहुत कम है ना, झारखंड में ज्यादा चला गया। दूसरा, प्रोक्सिमिटी टू द मार्केट, बिहार किसी प्रोमिनेंट मार्केट के पास, मार्केट मतलब कि इंटरनेशनल जो जाने के कार्गो जो सेंड करते हैं पोर्ट्स के पास का जो एरिया को मार्केट्स कहते हैं। तो बिहार में है सो एक लैंडलॉक स्टेट है, तो बिहार किसी बड़े मार्केट के साथ कनेक्टेड भी नहीं है। लेबर सप्लाई यहाँ पे है, लेकिन चूंकि ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, रॉ मटेरियल्स ये सब नहीं है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो यहाँ से लेबर माइग्रेशन हो रहा है। लेबर माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा है? तो जो स्टेट्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वहां पे आप देखो तो बिहार से, यूपी से बहुत सारे लोग, झारखंड से है सो काम करने जाते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ लेबर है, तो लेबर कुछ तो उसको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, है ना, तो यहाँ से माइग्रेट कर जाता है। कैपिटल सप्लाई बिहार में आप देखो तो कैपिटल जो अब अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पर होगे तो वहां पर पाओगे कि बिहार में जितने भी बैंक्स हैं, जो भी पैसा यहाँ पे सेविंग्स
जो लोगों से जनरेट करते हैं उसका बहुत कम प्रोपोर्शन बिहार में एज ए लोन प्रोवाइड करते हैं। वो पैसा यहाँ से दूसरे राज्यों में जो है पैसा लोन पे दिया जाता है। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? कौन सा रेशियो? कैश नहीं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। CRR नहीं यार, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, CD रेशियो बोलते हैं, है ना? ये CD रेशियो है। CD रेशियो बिहार में है सो लो है, लो इन बिहार। CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? देखो बैंक कैसे काम करेगा, बैंक के पास आप 100 रुपया जमा करते हो, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उसी 100 रुपया पे आपको ब्याज देगा 5% पे, है ना? सेविंग अकाउंट में अगर जाओगे तो 5%, 6% जो भी ब्याज है, 4.5% जो भी रहेगा, मान लो 5% ब्याज आपको मिलेगा सेविंग अकाउंट में। लेकिन उसी 100 रुपये में से क्या करेगा बैंक, 70 रुपया लोन पे देगा 12% इंटरेस्ट। समझ में आ गया? तो लोन से पैसा बैंक कमाएगा और उसी में से आपको है सो इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो बिहार में ऐसा देखा गया है कि बैंक्स जो है यहाँ से जो सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में, उसका जो परसेंटेज ऑफ क्रेडिट जो कि बिहार में उसको देना चाहिए वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स। मतलब कि बिहार का पैसा जो है, जैसे कि सपोज कि SBI बैंक है, सेंट्रल बैंक है जो कि नेशनलाइज्ड बैंक है, जो कि बिहार से बाहर भी बाकी स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, यहाँ का पैसा जो है दूसरे स्टेट्स में लोन के फॉर्म में वो मोबिलाइज कर रहा है। तो क्या स्टेट के लिए सही है? क्या सही नहीं है ना? तो ये सब फैक्टर है। तो जिस भी स्टेट में बैंकिंग का CD रेशियो हाई रहेगा, जहां पे बैंक्स जो है सो ज्यादा क्रेडिट देगा, जहां पे बैंक्स जो है सो इजीली लोन प्रोवाइड करेगा, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा होगा। यहाँ पे तुम अगर कुछ काम करना चाहते हो, बैंक के पास जाओगे, लोन लेने के लिए दौड़ा के मार देगा। लेकिन यही चीज गुजरात में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, वो लोग बैठा रहता है कोई हमसे लोन ले, बैंक के बीच में कॉम्पिटिशन रहता है ना, कि उनका लोन पोर्टफोलियो मेरा इस बार जो है सो इस बैंक से ज्यादा होना चाहिए, हमने इतने ज्यादा करोड़ का लोन दिया इस बार। इसलिए अधिकतर देखोगे जो भी फ्रॉडस्टर्स जो भी है सब उधरे के आपको पाए जाएंगे अधिकतर, क्योंकि वहां पे बैंक जो है इजिली टर्म्स पे लोन भी जल्दी दे देता है। समझ में आ गया? तो ये सब फैक्टर है। एनर्जी अवेलेबिलिटी का मतलब कि जहाँ पे ये बिजली ये सब है सो, है ना, राउंड द ईयर है सो प्रोवाइड करते रहे, है ना? तो ये सब कुछ फैक्टर्स है। ये सब चैप्टर जब आप पढ़ोगे, ये सब फैक्टर्स को जब दिमाग में बैठाओगे, तभी आपको बिहार का जो है स्टेटस है समझ में आएगा। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर को डिस्कस करेगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेगा, तो इन सारे पॉइंट से उसको ना रिलेट करने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा कि क्या उसका महत्व है। ये हो गया, फुट लूज इंडस्ट्रीज भी बता दिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स गैस क्यों होगा, है ना? फॉर द लोकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट द प्राइमरी कंसिडरेशन। आयरन स्टील के लिए चाहिए, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जहां पे आयरन और कोयला पाया जाएगा वहीं पे लगाओगे, है ना? शुगर के लिए वही, जहां पे शुगर कैन ग्रो किया जाएगा वहीं पे लगाओगे। सीमेंट, तो सीमेंट के लिए जहां पे उसका जो कच्चा जो रॉ मटेरियल जो रॉक्स वॉक्स चाहिए, लाइम ये सब चाहिए, है ना, वहीं पे सीमेंट इंडस्ट्री लगाओगे, है ना? जैसे कि बिहार में देखो तो रोहतास, डालमिया नगर ये सब जो है काफी फेमस है सीमेंट के लिए, क्योंकि वहां पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ऐसा है कि वहां पे सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो सब प्रेजेंट है वहां पे, है ना? Which one of the following is an example of footloose industries? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑयल रिफाइनरी के लिए है सो आपको चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए, शुगर के लिए शुगर केन चाहिए, एल्यूमिनियम के लिए आपको बॉक्साइट ओर चाहिए। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है सो स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो बशर्ते कि आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सो मौजूद हो, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर? मेटल ट्रेडिंग सेंटर मतलब कि मेटल में है आप सो खरीद बिक्री कर सकते हैं। लंदन है, सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट भी वही है, याद कर लो। मेटल ट्रेडिंग सेंटर में है सो लंदन जो है सो सबसे बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है, ठीक है। विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ द पेपर पल्प? कागज का जो लुगदी बनाया जाता है, कौन से लकड़ी जो है उसका माल हम लोग यूज करते हैं? पॉपुलर।
हालांकि इनसे भी बनता है, इन सब चीज से भी बनता है, बट मोस्ट कॉमन है, सो पॉपुलर है। Which one of the following pairs is not correctly matched? इंडस्ट्रीज और उसका लोकेशंस। आंसर बताओ, आंसर बी, कॉटन टेक्सटाइल्स डेट्रॉइट हेसुक इनकरेक्टली मैच्ड है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका जो नॉट करेक्टली पूछा हुआ है, सो बी इसका है, सो राइट आंसर। डेट्रॉइट बेसिकली यूएसए में है, और ये किसके लिए है? तो ऑटोमोबाइल्स के लिए है, याद कर लो। ऑटोमोबाइल्स मतलब कि गाड़ी, ये सब जो है ना। जैसे कि अगर यूएसए का जो मेजर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज, जैसे कि जनरल मोटर्स, जीएम, फोर्ड, है ना। पहले एक गाड़ी फिएट कंपनी करके आता था, फिएट के साथ हालांकि एक और अलायंस है, वो फिएट नहीं, फिएट इटली का है, फिएट के साथ एक और अलायंस में चलता था, उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ये सभी जो कंपनीज हैं, ये यूएसए का वन मतलब वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज है ऑटोमोबाइल कंट्रीज, और ये सभी डेट्रॉइट से ऑपरेट करते हैं। समझ में गया? तो डेट्रॉइट जो है सो यूएसए में है, अमेरिका में, और ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए है, गाड़ी ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, डेट्रॉइट। ठीक है, बाकी ये सब सही है, पेपर और केमिकल, मोटर कार, ये सब। देखो ये सवाल बेसिकली डेट्रॉइट की वजह से पूछा गया, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बाकी सब याद नहीं भी रहे तो चलेगा, बट डेट्रॉइट है सो ऑटोमोबाइल के लिए, इसको याद कर लो, है ना, इसको याद कर लो। Which one of the following industries is known as the sunrise industry? क्या होता है सनराइज इंडस्ट्री? सूर्योदय जो है उद्योग। क्या सब एग्जांपल होगा इसका? देखो, सनसेट इंडस्ट्रीज और सनराइज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को जो क्लासिफाई किया जाता है ना, इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें आप देखोगे तो एक होगा सनसेट इंडस्ट्रीज, सूर्यास्त हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है सो सनराइज हो गया। सनराइज, जैसे कि अगर इसको समझना है, परफेक्ट एग्जांपल, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल जो है सो सनसेट इंडस्ट्रीज हो गया, और टिकटॉक और रील्स और जो इंस्टाग्राम है सनराइज इंडस्ट्रीज है, और यूट्यूब जो है, समझ में गया? अब जो है लोग ये नहीं ड्रीम करते हैं कि हमको जो है बड़ा डॉक्टर बनना है ना, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, हमको बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, टिकटॉकर बनना है ना, रील्स पे जो है नाचना है ना, तो वो आज के समय जो है सो सनराइज इंडस्ट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल। समझ गया? तो सनराइज इंडस्ट्री मतलब कि ऐसा इंडस्ट्री जो कि अभी राइज कर रहा है, जिसमें ग्रोथ आपको ज्यादा दिखेगा, प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा दिखेंगे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप ज्यादा दिखेगा, जो कि आपके जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसे इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जैसे कि आज के समय जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये तो है ही, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, है ना, जैसे कि आज के समय देखो जो चैट जीपीटी है ना, क्या ही बेहतरीन चीज बना दिया है। ठीक है, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी बोलो, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, बायोटेक, बायोटेक, स्पेस भी लिखो, यस, स्पेस, स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर सनराइज इंडस्ट्रीज। तो जैसे कभी आपसे एग्जाम में एक तो पीटी में सवाल ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, अगर कभी कोई इंडस्ट्रीज के ऊपर सवाल मेंस में पूछे, है ना, कि इस इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट बताओ कि क्या है, तो इंट्रोडक्शन में ही एक स्टेटमेंट लिख दो कि इट इज गोइंग टू बी द, या फिर इट इज वन ऑफ द सनराइज इंडस्ट्रीज एज ऑफ नाउ। समझ में गया? तो सनराइज इंडस्ट्रीज को ना अपने आंसर में जब लिख दोगे और अंडरलाइन कर दोगे तो थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन चला जाता है किसी भी इंडस्ट्रीज को डिफाइन करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सनराइज मतलब कि जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है उसको सनराइज कहते हैं। ठीक है,
सनसेट में जो जो डूबा, अब जिसका स्कोप नहीं है, जैसे कि एक समय देखो इंडिया में जो है मिनिएचर पेंटिंग्स ये सब का काफी ज्यादा स्कोप था, फिर डिजिटल कैमरा आ गया, वो सब आ गया, तो वो सब क्या खत्म हो गया धीरे धीरे। इंजीनियरिंग जो है, हाँ हैंडलूम में सब भी दिख रहा है, तो हस्तकरघा जो है वो भी कम हो गया है। देखो इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि कम हो गया है, लेकिन हाँ अब जो है लोग इस चीज को कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स जो हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के, तो अब उसमें भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, सो लोग करने लगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आईटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अनसन, योकोहामा, डेट्रॉइट, गोर्निया, सोरिया, क्या होगा बताओ? ये गलत है, डी गलत है। ये बेसिकली रसिया में जो है सो जगह है, रसियन एक टाउन है, और वो कॉटन के लिए फेमस नहीं है, वहां पे मिनरल बेस्ड जो है इंडस्ट्री ये सब, तो इस वजह से गलत है। अच्छा एक सवाल आपसे पूछते हैं यहाँ पे, है ना, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैनचेस्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि वहां पे जो है सो कॉटन ये सब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर गया, है ना। एक बात बताओ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि लेट 18th सेंचुरी में होगा, लेट 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, है ना। औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? औद्योगिक क्रांति, क्योंकि ये सभी उसी समय का, जो भी इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो, जो भी नाम आप पढ़ रहे हो, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये आयरन ओर इंडस्ट्री है, ये कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो सभी उसी समय का है। सो उसके बाद का जो मोमेंटम जो गेन हुआ पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही देन है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ये क्या है, क्या मतलब? हाँ, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल सा बात है ना, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो चीज पहले हैंड से प्रोड्यूस किया जाता था, अब उसको मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, और जब मशीन प्रोड्यूस करेगा तो बिना थके बिना रुके प्रोड्यूस करता रहेगा, और काफी वाइड स्केल पे प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसने हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फ्यूल किया? औद्योगिक क्रांति को किसने, है ना, किस टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होता। अरे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो काफी लेट से इंडस्ट्रीज आए। हाँ बोलो बोलो। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन। So steam engine was at the base of industrial revolution. Invention of steam engine, steam engine, भाप इंजन जिसको कहते हैं, जेम्स वॉट बेसिकली, हालांकि जेम्स वॉट जो है सो अगर पढ़ोगे तो जेम्स वॉट जो है सो खुद किसी स्टीम इंजन को बनाने से पहले, उससे पहले भी कुछ लोगों ने स्टीम इंजन को बना रखा था। जेम्स वॉट ने बस उसके डिजाइन को चेंज किया और उसके इफिशियंसी को बढ़ा दिया और पेटेंट करा लिया, समझ में गया। तो इसी वजह से जेम्स वॉट को मॉडर्न स्टीम इंजन का इन्वेंटर माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में, पूरे जगत में पहली बार स्टीम इंजन ये बनाए थे, ऐसा बात नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, जेम्स वॉट का नाम क्रेडिट किया जाता है फॉर द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न स्टीम इंजन, ठीक है। तो स्टीम इंजन जो जब बनाया गया, तो इससे क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्रीज होंगे, जो भी इंडस्ट्रीज होंगे, अब वहां पे आप स्टीम इंजन को अलग 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 तरीके से यूज कर सकते हो, है ना, उसके डिजाइन को चेंज करके। जैसे कि आज के समय इंटरनल कंबशन इंजन है, बाइक में भी लगा देते हैं, कार में भी लगा देते हैं, है ना। अगर आप देखो तो डीजल जो, अब तो खैर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सारे रेलवेज हो गए, बट एक समय डीजल इंजन भी रहता था, तो उसमें भी डीजल इंटरनल कंबशन इंजन हम लोग यूज करते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो आपका स्टीम इंजन रहेगा, उसको किसी छोटे रूप में कोई एक मशीन उसका बनाएंगे, अगर बड़ा रूप कर देंगे तो उस समय का जो ट्रेन चलता था वो भी भाप इंजन पे चलता था, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो आपके स्टीम के वजह से जो है ना, काफी फ्लोरिश हुआ। मेरा सवाल ये है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये औद्योगिक क्रांति का जो विकास है, वो सबसे पहले
कौन से देश में हुआ? इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में या जर्मनी में, कहाँ पे? इंग्लैंड में, है ना। अगर कभी सवाल पूछे किसी जीएस में कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फर्स्ट, तो क्या होगा आंसर? इंग्लैंड इज द राइट आंसर, इंग्लैंड। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि वाई इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही क्यों? मतलब कॉलोनीज की बात कर रहे हो? मशीन तो खैर होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है तो मशीन तो सब जगह होगा, बट वहीं पे क्यों स्टार्ट? हाँ, क्या बनाते थे? ठीक है, ये सब, और भी रीजन बताओ। लेबर वहां पे हाई लेबर था, बहुत ज्यादा लेबर था। देखो इसको समझो, कोई भी देश, कोई भी देश अगर उसके यहाँ एग्रीकल्चर और काफी बेहतरीन है, अगर वहां पे एग्रीकल्चर कृषि अगर बहुत उन्नत किस्म का होगा किसी भी देश में, तो उसके यहाँ इंडस्ट्री जो होंगे काफी बढ़िया होगा। इसके पीछे का वजह समझो। इंडस्ट्रीज जैसे कि अगर एग्रीकल्चर में सपोज की हाई प्रोडक्टिविटी है, हाई प्रोडक्टिविटी है, हाई प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स हो, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स हो, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स हो, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, ये सब चीज अगर हो तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो है सो बड़े पॉपुलेशन को है, बड़े पॉपुलेशन को फीड कर सकता है। समझ में आ गया? अगर खेती बहुत अच्छा अगर है खेती, तो उस देश का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या क्या है, उसको वो फीड कर सकता है कि नहीं, है ना। नहीं तो क्या होगा कि अगर हाई प्रोडक्टिविटी नहीं है, अगर सपोज कि लो प्रोडक्टिविटी होगा, तो अधिकतर लोग है सो खेती में ही है सो उलझे रह जाएंगे। समझ में गया? तो इंग्लैंड में एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाया गया था, एग्रीकल्चर में नए नए प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे क्या हुआ कि उनका एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया हो गया, खेती बहुत उत्तम हो गया, उसके वजह से प्रोडक्शन उनका है सब बहुत ज्यादा हुआ, क्रॉप्स का और बाकी सारे चीजों का। इसके वजह से क्या होगा कि एक सिग्निफिकेंट जो पॉपुलेशन है जो कि पहले खेती में इन्वॉल्व था, अब ये फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये लेबर जो है आपके इंडस्ट्रीज में सोख हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज में ये काम करने लगेंगे। समझ में गया? तो कोई भी ऐसा देश आज के समय में देखो, जो कोई भी ऐसा देश है जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, वहाँ के लोग जो है सो मूलतः खेती में ही है सो पिछड़े रहेंगे वहाँ पे, है ना। वहाँ पे आपको हाई टेक एग्रीकल्चर नहीं होगा। बिहार का एग्जाम्पल ले लो, बिहार और पंजाब में बहुत जमीन आसमान का अंतर है खेती में, है ना। तो इंग्लैंड में ये चीज एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बहुत पहले वहां पे लाया गया, जिसके वजह से सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, और उसके वजह से जो एक एग्रीकल्चरल लेबर जो ऑक्युपाइड रहता था खेती में, अब वो फ्री हो गया, क्योंकि उसके पास खाना मिल रहा है। उसको खाने का समस्या नहीं है कि हमको है सो अनाज उपजाना पड़ेगा तब खाएंगे, उसको मार्केट से जो है अनाज मिल जाएगा, उस देश में है बहुत सारा भंडार है अनाज का। अब उसको काम चाहिए, तो काम कहाँ पे मिलेगा? उसी बीच में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बना दिया, स्टीम इंजन बना देगा, उसके बेसिस पे कारखाना लगना स्टार्ट हो जाएगा, और वो लोग वहां पे है सो काम करने लगेंगे। समझ में आ गया? तो ये एक फैक्टर हुआ कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है सो इंग्लैंड में काफी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ था, जिसकी वजह से लेबर है सो अनलॉक हो गया, लेबर है सो इंडस्ट्रीज के लिए मिल जाएगा। दूसरा, जैसे कि आप लोग बोले कि कॉलोनीज थे, है ना, तो इंग्लैंड बेसिकली क्या करेगा, है ना, जो इंग्लैंड है ना, ये क्या करेगा कि पूरे विश्व में जो है सो कॉलोनीज बना के रखा है, सब जगह कॉलोनीज बना के रखा है। भारत भी एक कॉलोनी था, अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज कॉलोनी थे, है ना, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज है सो ब्रिटिश कॉलोनीज थे। तो वो वहां से रॉ मटेरियल्स लेकर के आएगा, है ना, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स लेकर के आएगा, ठीक है, फ्रॉम कॉलोनीज, जो भी इसके उपनिवेश हैं, ठीक है। और फिर इस रॉ मटेरियल को अपने इंडस्ट्री में प्रोसेस करेगा,
और उसका क्या बनाएगा, गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बनाएगा, फिनिश्ड गुड्स बनाएगा और फिर उन्हीं कॉलोनीज में बेच देगा जाकर। समझ में गया? तो कॉलोनीज जो है सो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स होंगे और उसके साथ साथ बायर्स ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो कारखाना इनका चलता रहेगा, कारखाना चलता रहेगा। और अपने कॉलोनीज को मजबूत करने के लिए ये क्या करेंगे कि अपने नेवी को बहुत स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि उस समय अभी भी मेरीटाइम ट्रेड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सी रूट्स के ही थ्रू आप जो है सो कोई भी गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट करोगे, तो उसको सिक्योर करने के लिए आपका नेवी है सो मजबूत होना चाहिए। तो जो रॉयल ब्रिटिश नेवी जो है वो वन ऑफ द, अभी भी पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट जो है डेंजरस नेवी, मोस्ट पावरफुल नेवी, और इसका इतिहास उसी समय से है ना। तो नेवी अपने बहुत स्ट्रांग करेगा, अपने कॉलोनीज को सिक्योर करेगा और उससे वहां पे रॉ मटेरियल्स। और देखो ये जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे और ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर बाद में ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट रहा, तो क्या हुआ कि इंडिया का जो है इंडस्ट्रीज वो तो चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंडिया का जो इंडस्ट्रीज रहेगा, अगर उसका सामान बाहर भेजा जाएगा उसके ऊपर हाई कस्टम ड्यूटी लगा देता था। समझ में गया? कि अगर इंडिया का कोई सामान अगर इंग्लैंड में कोई खरीदना चाहेगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा देगा, वो इतना महंगा हो जाएगा कि वो लोग कोई खरीदेगा नहीं, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, भारत का जो सामान है उसका बाहर में डिमांड कम होने लगेगा और यहाँ का इंडस्ट्री बैठ जाएगा, और ये क्या करेगा कि अपना सामान को फिर यहाँ पे भेजना शुरू करेगा, यानी कि इंग्लैंड का बना हुआ सामान जो है भारत में आएगा, है ना। तो ये सभी पॉलिसीज की वजह से है सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका ज्योग्राफी, इसका ज्योग्राफी ये है कि ये जो है इंग्लैंड मेन लैंड यूरोप से कटा हुआ है। तो जो मेन लैंड यूरोप का जो पॉलिटिक्स था उससे ये दूर था, खास करके नेपोलियन के पॉलिसीज की वजह से। समझ में आ गया? जो यूरोप का जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था उस एज में, ये कभी उसमें नहीं फंसा। ये किसी देश में अगर सपोज की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो वो क्या ही इंडस्ट्रीज लगा लेगा अपने यहाँ, या फिर किसी राज्य में आज के समय देखो जहाँ पे हमेशा हिंसा होते रहे, हमेशा वायलेंस होते रहे, पॉलिटिकल अनरेस्ट रहे, तो क्या उस राज्य में डेवलपमेंट होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, है ना, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं है, तो ये सब फैक्टर्स जो है सो इंग्लैंड को काफी ये किया। तो पॉलिटिकल स्टेबल भी था ये उस दौर में, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबल भी था, पॉलिटिकल स्टेबल भी था, है ना। इस वजह से इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। यस, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड बन गए। यस, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया ना। ये सब एक मतलब उससे जुड़ा हुआ चीज है ना। इंडस्ट्रीज कौन कहाँ पे बनेगा, क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का बताओ, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म अमलैंड? एरिया सराउंडिंग ए टाउन। यस, अमलैंड का मतलब क्या होता है? एरिया सराउंडिंग ए टाउन। अमलैंड बेसिकली एक जर्मन वर्ड है। अम मतलब होता है जर्मन में नेबरिंग, है ना, नेबरिंग, नेबरिंग, ठीक है। तो अमलैंड बेसिकली सपोज कि अगर पटना सिटी का एग्जांपल ले लो, है ना, तो पटना जो है, पटना डिस्ट्रिक्ट तो अपने आप में काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, बट सपोज कि ये पटना सिटी है, पटना सिटी है जो मेन पटना सिटी है, तो इसके आसपास का जो एरिया होगा इट विल बी कॉल्ड एज द अमलैंड। अमलैंड, समझ में आ गया? अमलैंड का महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमलैंड? इंडस्ट्री लगाएंगे। देखो ये है, सो आपका मेन सिटी हो गया ये। तो मेन सिटी को जो सपोज कि मिल्क चाहिए, ठीक है, फूड ग्रेन्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, प्लस और भी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि कोई न्यूज़पेपर देने वाला हो, है ना, इस तरीके से जो भी आप देखते हैं ये सभी इसी रीजन से है सो आएंगे। दैट मीन्स कि अमलैंड से और सिटी के बीच में है सो इंटरडिपेंडेंसी रहता है ना। जो मेन सिटी होगा, जो कोर सिटी होगा, वो अपने डेली रिसोर्सेज के लिए है सो अपने अमलैंड पे डिपेंड करेगा, और इनको क्या यहाँ से रिवेन्यू जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पैसा मिलेगा, है ना, ये सब चीज। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो है सो सिटी एक्सपेंड भी करते रहेगा, है ना।
धीरे धीरे सिटी है एक्सपेंड करते रहेगा, है ना। तो ये सभी बेसिकली अर्बन ज्योग्राफी का है सो टर्म है, अर्बन प्लानिंग ये सब में इसको यूज करते हैं, ठीक है। टू डिक्रीज द लोड ऑन मेन सिटी, यस। Which of the following city is known as the oil capital of Europe? क्या होगा इसका राइट आंसर? डी है, एबरदीन। एबरदीन बेसिकली कहाँ पे है? हाँ, ब्रिटेन में है ना। यहाँ पे कई सारे ऑयल रिफाइनरी जो सब है लगे हुए हैं, इस वजह से इसको ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप बोलते हैं, एबरदीन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, योकोहामा शिप बिल्डिंग, पिट्सबर्ग। क्या होगा इसका राइट आंसर? नॉट हॉस्टन। हॉस्टन है सो गलत है, ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉइट होगा, है ना, डेट्रॉइट, यूएसए। बाकी ओसाका है सो टेक्सटाइल के लिए अभी पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। ओसाका जापान में, योकोहामा ये भी जापान में है ना। और पिट्सबर्ग जो है यूएसए में है। इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से फेमस हो गया है अभी? रस्ट बॉल, है ना, याद होगा पिछले क्लास में इसको डिस्कस किए थे। क्यों कहते हैं रस्ट बॉल? क्यों कहते हैं? हाँ, एक समय में बहुत ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्लोबल जो इंडस्ट्रीज है आयरन और स्टील का, वो बाकी देशों में भी शिफ्ट कर गया। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा, है ना, इस वजह से इसको रस्ट बॉल कहते हैं। Question number 16. Which one of the following pairs is not matched properly? Detroit motor car, Havana cigar, Sheffield cutlery, Venice shipbuilding. वेनिस क्या होगा? सी भी हो सकता है, इसका आंसर वेनिस ही है। वेनिस में शिप बिल्डिंग ये सब नहीं है। वेनिस कहाँ पे है? इटली में है। यहाँ पे है सो वेनिस में आप देखो तो कैनाल काफी ज्यादा है वहां पे, है ना, कई सारा एग्रीकल्चर। तो वेनिस बेसिकली जो है कैनाल्स के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, टूरिस्ट लोग वहां पे इसी वजह से जाते हैं। कई बार आप मूवी में देखते होगे कि सिटी के बीच में से नाव चलते रहता है ना, वो बेसिकली वेनिस का ही जो है सो सीन होता है। नहीं नहीं, सिर्फ इसी वाले शिप बिल्डिंग के लिए फंसा दिया है, शिप बिल्डिंग वहां पे नहीं है, ठीक है। इटली में वेनिस किस लिए फेमस है? तो कैनाल सिस्टम काफी ज्यादा है, कैनाल एंड बोट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following pairs is not correctly matched? हाउस्टन शिप बिल्डिंग सेंटर है और स्टेट कौन सा? टेक्सास, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑर्लियंस, लुसियाना, कैम्पडन फ्लोरिडा। सी, इसका है सो डी है आंसर, कैम्पडन। एक बार देखना तो ये कहाँ पे है, यूएसए में ही होगा, बट फ्लोरिडा प्रोविंस में नहीं। कैलिफोर्निया सब में तो नहीं है, देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर।
हम्म, अच्छा न्यू जर्सी में है। यूके भी दिखा रहा है या कैमडन टाउन? द सिटी ऑफ कैमडन न्यू जर्सी, हाँ न्यू जर्सी में। यहाँ पे फ्लोरिडा दिया हुआ है, न्यू जर्सी में। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का, क्लीवलैंड आयरन स्टील, डेट्रॉइट मोटर व्हीकल, मेसाबी रेंज, कोलफील्ड, फिलाडेल्फिया शिप बिल्डिंग। मसाबी रेंज अभी पिछले क्लास में पढ़े थे ना हम लोग, आयरन के लिए है, तो सी गलत है। मसाबी रेंज कहाँ पे, तो जो यूएसए में जहाँ पे आप देखिए जो ग्रेट लेक्स का जो रीजन था, जहाँ पे सुपीरियर लेक्स है ना, उसी के नीचे का जो रीजन है उसको मसाबी रेंज कहते हैं। तो वो बेसिकली आयरन के लिए है ना, ग्रेट लेक्स के नीचे का जो रीजन है मसाबी रेंज। ठीक है, ये कोल फील्ड नहीं होगा, ये है आयरन के लिए, आयरन और ये सब। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? रूड है सो जर्मनी है, बिल्कुल उसी उसी दिन हम लोग पढ़ रहे थे। रूड है सो जर्मनी में है, करेक्ट है। बाकी ये कहाँ पे है? लॉरेन फ्रांस में, अल्सेक लॉरेन हमने पढ़ा था, फ्रांस में है, फ्रांस में है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। और ये सेक्सोनी इंडस्ट्रियल रीजन यूके कहाँ पे है ये? बताओ। नहीं, ये जर्मनी में है, जर्मनी ही है शायद, तो देखना, जर्मनी होना चाहिए। जर्मन स्टेट है ना, जर्मनी में। अच्छा, इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है? जब हम लोग इंडिया का भी पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के बारे में, तो इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द इंडस्ट्रियल रीजन्स? जहां पे कई सारे इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज अगर हो, उसको इंडस्ट्रियल रीजन कहेंगे। जैसे कि अगर आप देखो अपने झारखंड वाले रीजन में छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है, कई सारे इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, है ना। तो वैसा जो रीजन है जहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको इंडस्ट्रियल रीजन यानी कि औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं उसको। ठीक है, बिहार में कोई ऐसा अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से जो कि इंडस्ट्रियल रीजन्स को प्रमोट करने के लिए है, सो लैंड ये सब एक्विजिशन करता है? किसी को नाम पता है? जो लैंड एक्विजिशन है वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी राज्य में इंडस्ट्रीज को ये करने के लिए। क्या है? क्या, जोर से बोलो। ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ना, सोया रहता है, काम नहीं करता है ना। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मेन काम क्या है जी? लिख देना पेपर में, मेंस में मेरे से पूछेगा कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बियाडा, तो लिख देना कि टू स्लीप पीसफुली है। ये बेसिकली लैंड एक्विजिशन करेगा बिहार में। देखो, सपोज कि बिहार की आप बात करो, है ना, तो बिहार में कोई भी
इंडस्ट्रीज किसी भी रीजन में कहीं पे भी अगर कोई आप चाहते हो कि कोई इन्वेस्टर आकर के इंडस्ट्रीज लगाए, है ना, तो क्या आप उसको जो है एक रेडीमेड आप उसको बना के दो कि नहीं, है ना। ये लैंड एक्वायर हमने करके रखा है, यहाँ पे हमने पावर ग्रिड बना के रखा है, ठीक है, आपको बिजली का सप्लाई हमने कर दिया। अब आप बस यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करिए और आप अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लगाइए। तो बियादा का यही काम है, ठीक है। बिहार में या फिर इंडिया किसी भी स्टेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है लैंड एक्विजिशन का, जिसको भूमि अधिग्रहण कहते हैं, ठीक है। लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन जो है सो सबसे बड़ा चैलेंज है भारत में, ठीक है। लैंड एक्विजिशन का मतलब कि सपोज कि कहीं पे सरकार चाहती है कि यहाँ पे जो है हम एक इंडस्ट्रीज लगाए, तो वहां पे जो जमीन होगा उसमें से कुछ हमारा हिस्सा होगा, कुछ आपका हिस्सा होगा, किसी और थर्ड पार्टी का होगा। अब हम उसमें से बोले नहीं, हमको नहीं बेचना है, मेरा मन नहीं है बेचने का, ठीक है। या फिर अगर हमसे सरकार जमीन हमसे ले भी लेती है मुझे वाजिब दाम दे करके, सरकारी रेट पे दे करके, तो हमको लगता है कि ये मेरे लिए फेयर कंपनसेशन नहीं है, हम कोर्ट पहुंच जाएंगे। कोर्ट पहुंच जाएंगे, बोलेंगे कि जमीन सरकार हमसे जबरदस्ती हथिया लिया, और आपका राइट टू प्रॉपर्टी है सो एक लीगल राइट भी है। तो वो क्या होगा, पिटीशन जो है सो चलता रहेगा, है ना। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आप उस पर जो है भूमि पूजा करके और इंडस्ट्रीज का जो है आप स्थापना नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को, जो लीगल जो एस्पेक्ट है लैंड एक्विजिशन को लेकर के, ये सब चीज़ें है उसको कर्टल करने के लिए मेन बियाडा का गठन बिहार में किया गया। इसका मेन काम ही यही है कि जहाँ पे भी लैंड है उसको एक्वायर करो, वहाँ के जो लोग हैं उनको फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करो, और उसको फिर प्रॉपर जो है बाउंड्री वॉल ये सब करवा के उसके अंदर जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने का, वो सब करके देता है। उसके बाद ही जब आप बोलिएगा कि ठीक है हमारे यहाँ देखिए इतना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास लैंड है, अब जो भी इन्वेस्टर है वो निवेश जो करना चाहेगा बिहार में अपने हिसाब से कर सकता है, समझा गया। तो इसका मेन काम वही है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पेस को जो है ना, इंप्रूव करना है उसका, ठीक है। तो ये लैंड एक्वायर करता है और उस पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके रखता है, ठीक है। एक्वायर्स लैंड इन बिहार and sets up basic infrastructure, sets up basic infrastructure to attract investments, for industrial development in Bihar, for industrial development इन बिहार। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने का आदत डालो, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। Which one of the following pairs is not correctly matched? सी होगा, नाम ही स्कॉटलैंड है तो ये बेसिकली यूके में हो जाएगा। ये यूएसए में सही है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 21। बी साउदर्न अब इंग्लैंड में जा रहे हो, है ना। रूट तो सही है, जर्मनी यार, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत, नॉट पूछा है ना। ये कहाँ पे है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 22। मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू सेंटर्स और इंडस्ट्रीज जो हैं। चलो इसको कर ही लेते हैं। डेट्रॉइट में क्या है? ऑटोमोबाइल, तो बी का 4,
एक यही हो जाएगा क्या जी? एक ही में है क्या? अच्छा, क्यूबा में सिगार, क्यूबा की राजधानी हवाना, है ना? वो क्या नाम था उसका यार, लीडर का? चे गुवेरा, है ना? उसका देखोगे हाथ में हमेशा सिगार लेके रखा था। कम्युनिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट परमानेंट कम्युनिस्ट लीडर जो है। वो कहाँ का था? क्यूबा का ही था। तो सिगार है। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग हो जाएगा, और ओसाका कॉटन हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2। ठीक। कितना लोग सिगार ट्राई किए हो कभी? बहुत महंगा था। कोई ऐसा इच्छा है, प्रबल इच्छा? नहीं? सिगरेट को पीते हो? ट्राई तो करते हो कभी ना कभी? अब बोलोगे थोड़ी क्लास। कभी नहीं पियो? तो ट्राई कर ले में कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में एक आध बार मौका मिले तो कर लेना चाहिए, लेकिन आदत नहीं। हाँ, ठंडा लग रहा था, मिंट वाला पी लिया होगा। कोई बात नहीं, मत ट्राई करना, ऐसा बहुत खराब है बेटा। चलो 23। सिगार ये सब जो है सो उससे फिल्टर नहीं होता है, बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड रहेगा, मत पीना उसमें। लिस्ट 2 एंड लिस्ट। बर्मिंगम को सीधा पकड़ो ना, यूके में। ठीक है, एंसन जो है सो चाइना में है, एंसन चाइना। हैमिल्टन कनाडा, और एशियन जर्मनी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, डी का 4, डी का 1। ठीक है, क्या चाइना में है? वहां पे कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 कोड, इसमें तो लिस्ट ही नहीं दिया है, ना गायब कर दिया। खैर कोई बात नहीं। पिट्सबर्ग जो है किसके लिए होगा? आयरन स्टील के लिए हो जाएगा। ठीक है, सांघाई, देखो जूट जो है सो ये है, टुंडी जूट है, यूके में है बेसिकली। ठीक है, अब बचा 2। सांघाई जो है लेनिनग्राड से बिल्डिंग है, सांघाई कॉटन है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर से वही लिस्ट है, कोलफील्ड्स लोकेशन। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, तो बी हो जाएगा। रेड बेसिन जो है, हाँ रेड तो चाइना हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। नहीं नहीं, बी आंसर हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 4 चाइना, सी का 1 और डी का 3। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स से है ना। हालांकि वेल्स जो है आप देखो तो उधर भी है, यूके में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। अरे ये लोग आधा तो ब्रिटिशर्स लोग ही है ना, इसीलिए तो इन लोगों में हमेशा जो है देखोगे लड़ाई होते रहेगा। जैसे कि जैसे कि चाइना और इसमें जापान नहीं, ताइवान, है ना, तो वैसे ही इन लोगों के बीच में है,
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, सब जगह ये लोग जो है सो जाकर के नेटिव लोगों को भगा दिया और कब्जा कर लिया सब जगह। क्वेश्चन नंबर 26, लैंकाशायर रीजन, रूर रीजन, रूर को पकड़ो सबसे आसान, जर्मनी। बी का 2, अच्छा इसको हटा दो। साउदर्न एपलेचियन रीजन, एपलेचियन है सो यूएसए में है, 1 पे चले जाओ, डी का 1, तो यही है, एक ही बचा ये, लैंकाशायर यूके में है। ए का 3, बाकी कौन बचा जी, ये सी का जापान, केहिन रीजन जापान। क्वेश्चन नंबर 27, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। With reference to the usefulness of the byproducts of sugar industry, which of the following statements these are correct? Bagasse can be used as biomass fuel for the generation of energy. Molasses can be used as one of the feedstocks for the production of synthetic chemical fertilizers. अच्छा, molasses can be used for the production of ethanol. ये यूपीएससी का सवाल है। क्या है राइट आंसर? आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर है 1 और 3 होगा। ये गलत है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो है गुड़ का यूज ये सब नहीं होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स ये सब यूज करेंगे उसमें। लेकिन जो बैगेजी है बेसिकली ये क्या होता है, मतलब ईख को जो निचोड़ देते हैं उसके बाद जो सूखा हुआ जो पार्ट बचता है उसी को बैगेज बोलते हैं। और मोलासेस तो वही ईख का रस को जो गाढ़ा करके जब खोला के जब गाढ़ा कर देते हैं, बेसिकली जो गुड़ जो होता है वो मोलासेस होता है ना। तो उससे हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज करते हैं? बायो फर्मेंटेशन। ठीक, तो 1 और 3 आर करेक्ट हियर, इस वजह से सी इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी इसके अलावा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। बाकी कल जो है देखते हैं, नहीं होगा तो इंडियन ज्योग्राफी का सवाल सब करवाते हैं, है ना। ये सब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन सब है इसमें। बाकी और कोई डाउट है आपको, कोई ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक वॉपिक समझ में ना आया तो पूछो। बारिश बाहर हो रहा है क्या? नहीं, हवा लेकिन तेज है ना। अच्छा है, वहां जाओगे रोड पे पता चला हवा में कोई बोर्ड गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, बहुत ठीक। बाकी अभी जो है फ्लड सब जगह है, सो तबाही मचाए हुए हैं। बिहार में तो अभी फ्लड्स आना बाकी है, बाकी सारे स्टेट्स का है सो बाढ़ी आया हुआ है, केरला में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, असम में, हाँ ओआरएन में। वो तो खैर एक ट्रेजिक इंसिडेंट है। वैसे कल एक देखे जयपुर का भी सेम वैसा इंसिडेंट हुआ है, न्यूज पर देखे थे, वहां भी बेसमेंट में 3 लोग जो हैं डूब के मर गए, कोई फैमिली था। हाँ वो तो बहुत सारा चीज है इसके पीछे। ठीक है, फिर क्लास को एंड ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। नहीं होगा तो इंडियन ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है ना उसी को बनवाते हैं।